फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और इसमें हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री का, मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल को। ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हुआ है और इसके साथ ही हमने ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से और पहला नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। पहला है, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। सेकेंड इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स टेक्स प्लेस थ्रू द इकोसिस्टम। थर्ड इज इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंस अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड डिपेंडेंट ऑन देयर इन्वायरमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द इकोसिस्टम। पहले स्टेटमेंट अगर देखें तो पहले स्टेटमेंट एक्चुअली डेफिनेशन है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम होता क्या है? यह है इंटरेक्शन एमंग बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो बायोटिक क्या हो गया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बायोटिक होते हैं और उनका इंटरेक्शन जो होता है फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स से होते हैं उनके सराउंडिंग्स में, तो उसको हम बोलते हैं, इन दोनों सिस्टम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखा था, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स टेक प्लेस थ्रू द इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है और मटेरियल्स होता है किसमें? इकोसिस्टम में। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हमें पता है कि बायोटिक सिस्टम जैसे कि सन है, सोलर सिस्टम से एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, सिंगल सोर्स है सन, और वो उससे एनर्जी मिलती है किसको? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। मटेरियल्स प्राप्त किए जाते हैं बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे से, तो यहाँ पर ट्रांसफर होता है एनर्जी और मटेरियल्स का इकोसिस्टम में, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें, ecosystem involves interdependence among the organisms and dependence on their इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम क्या इन्वॉल्व करता है? एक दूसरे मतलब जो ऑर्गेनिजम्स और जो इन्वायरमेंट होते हैं उनके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी को शो करते हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, इकोसिस्टम फंक्शन इंक्लूड करता है क्या? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स इन द फूड चेन। ये इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है? रेगुलेशन करता है एनर्जी फ्लो को, सपोर्ट करता है लाइफ सिस्टम को और प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी को, और इन्वॉल्व करते हैं इंटरडिपेंडेंस एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड डिपेंडेंस ऑफ द ऑन देयर एनवायरमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, सेकेंड स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिजल्ट इन क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन द एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में, ये हमें बताना है। सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स एंड फ्लडिंग ऑफ सराउंडिंग एरियाज, rapid increase in the population of a region, pollution of water, air and land, all of the above। हमें अब बताना है यहाँ पे कौन सा जो कॉज है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में। अगर हम देखें पहले नंबर को, पहला स्टेटमेंट जो है वो है कि सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स एंड फ्लडिंग ऑफ द सराउंडिंग एरियाज। ये इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, सिल्टिंग ऑफ द रिवर बेड्स। रिवर बेड जब सिल्टेशन उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो अगर थोड़ा सा भी ओवरफ्लो होता है वाटर का तो वहाँ पे आपको फ्लड जैसा सिचुएशन देखने को मिलता है। ठीक है, मेनली आपको देखने को मिलेगा कोसी जो जोन है बिहार में फ्लड क्रिएट करता है, क्योंकि कोसी जो है हाई सिल्टेशन मतलब अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट को लेकर आता है, जो कि क्या करता है? सिल्ट को लेकर आता है और जमा कर देता है फ्लड प्लेन वाले जोन में। और इससे क्या होता है कि जो फ्लड प्लेन जोन होता है वहाँ पे जैसे ये वाटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वाटर आसपास के रीजन में फैल जाता है और फ्लड जैसे सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और इस वजह से कहा जाता है कि हमें सिल्टेशन को बार बार हटाते रहना चाहिए, जिससे जो फ्लड हो वो आसपास के रीजन में ना फैले, जो वाटर जो है वो एक्स्ट्रा ना हो। रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन, और ये मेनली मतलब सिल्टेशन जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन हो जाता है डैम के फेल्योर का। ठीक है, डैम का फेल्योर का इंपॉर्टेंट रीज़न होता है एजिंग ऑफ डैम। जितना एजिंग ऑफ डैम इंक्रीज होगा सिल्टेशन उतना ही ज़्यादा होता है, और ये इंपॉर्टेंट रीज़न होता है डैम के फेल्योर का।
सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ रीजन। बिल्कुल सही बात है कि रैपिड इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का, तो क्या होता है कि उसकी वजह से जो कोर्सेस होते हैं, रिवर के जो कोर्सेस है वहाँ पे भी जो रिवर के कोर्स और जो फ्लड प्लेन जोन होते हैं, मेनली फ्लड प्लेन जोन में जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो स्टार्ट होगा। और फ्लड प्लेन जोन में अगर ह्यूमन सेटलमेंट होगा तो जो रिवर के कोर्सेस होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्ब होंगे तो वो क्या करेगा, इम्बैलेंस क्रिएट करेगा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट रीज़न है। हमें पता है कि पॉल्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट रीज़न है किस चीज़ को, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करने में। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस अकर्स जब नेचुरल और ह्यूमन कॉज डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। और जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो किसी भी वजह से हो सकता है, या तो नेचुरल हो सकता है या तो ह्यूमन मेड होता है। नेचुरल से ज़्यादा आजकल ह्यूमन कॉज डिस्टर्बेंस हो गया है, जो कि हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स एंड फ्लडिंग ऑफ द सराउंडिंग एरिया डिस्टर्ब करता है, किस चीज़ को डिस्टर्ब करता है, उसके इकोसिस्टम को। ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ रीजन इंक्रीजेस कॉम्पिटिशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज को फ्लड प्लेन जोन में उनका इंक्रीज होता है, डिवेजिटेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, और ये सारी चीज़ें मिल करके क्या करती हैं, मिल करके इंक्रीज करती हैं इम्बैलेंस को। अभी हम क्लाइमेट चेंज का इशू जो देख रहे हैं वो मेनली इन सब का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, अर्बनाइजेशन कंक्रीटाइजेशन इंक्रीज हुआ, और कंक्रीटाइजेशन से अब इशू हो रहा है हीट वेव का, जो अर्बन एरिया में मेनली देखने को मिल रहा है। दिल्ली का आपने पता ही होगा आपको कि टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस तक भी देखने को मिला है। ऑल्दो IMD ने कहा कि जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे कुछ एरर की वजह से हो रहा है, लेकिन स्टिल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दिल्ली अभी बहुत ज़्यादा हीट वेव को फेस कर रही है। हीट वेव के लिए एक्चुअली कंडीशन क्या होता है, अगर टेम्परेचर जो है 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए तो वहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो वहाँ उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हीट वेव। और 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सिचुएशन होगा सीवियर हीट वेव का। ये सब आपको पता होगा अगर आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो होता है वो कॉज करता है कॉम्पिटिशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज का, ये हमको पता है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द रीजन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा जो है इकोसिस्टम को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, द फ्लोरा एंड फौना ऑफ जोग्राफिकल एरिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है जो इकोसिस्टम को सुटेबली डिस्क्राइब करता है। तो हमने देखा था कि अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर विद देयर एनवायरनमेंट, मतलब ये क्या होता है, इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए सिस्टम, तो उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सिर्फ बायोटिक दिख रहा है, एबायोटिक का इसमें चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहैबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, यहाँ पर भी वही पार्ट का डिस्क्रिप्शन किया गया है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिव किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, वहाँ पे इंटरेक्शंस होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में। तो आज थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, तो उनका जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच के, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम को, ऐसे सिस्टम। फ्लोरा एंड फौना ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स हो गया, फौना मीन्स एनिमल्स हो गया, और ये सिर्फ इसको इंडिकेट नहीं करता है क्योंकि ये सिर्फ बायोटिक फैक्टर को बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, और ये चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और देयर एनवायरनमेंट के बीच का होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, तो इनमें से कौन सा जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, ये हमें बताना है। पहला जो है वो है क्लाइमेट, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड, फिफ्थ इज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। बताना है यहाँ पे कौन सा जो है बायोटिक इकोसिस्टम को बताता। तो अगर हम देखिए तो क्लाइमेट यहाँ पे क्या है, ये बायोटिक फैक्टर नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर पे जो है वो बायोटिक फैक्टर नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो बायोटिक फैक्टर है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो बायोटिक फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड बायोटिक फैक्टर नहीं है।
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है होते हैं वो बायोटिक फैक्टर होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो मेनली आपको कहाँ पे? फ्लोराज में देखने, प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। थर्ड एंड फिफ्थ इज द राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है कैन बी कंसिडर्ड एज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। द टर्म बायोटिक डिस्क्राइब अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए इकोसिस्टम। तो बायोटिक क्या चीज़ को डिस्क्राइब करता है? वो लिविंग कंपोनेंट होता है। प्लांट्स और एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जिनको माइक्रो अल्गी भी कहते हैं, और ये सिमिलर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट एज दे कंटेन क्लोरोफिल एंड रिक्वायर सनलाइट टू लिव एंड ग्रो। तो क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन जिनको हम माइक्रो अल्गी कहते हैं, और ये क्या करते हैं? इनके पास होता है क्लोरोफिल, और इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। आपको पता है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में उनमें होता है एक तो प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल, और सनलाइट के प्रेजेंस में वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, उनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? कि वो खुद से अपना खाना बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर आर ऑर्गेनिज्म दैट एक्वायर देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। आपको पता होना चाहिए कि हमारी इकोसिस्टम का जो एनर्जी का सोर्स है वो सिर्फ सनलाइट है। ठीक है, और इसीलिए जो एनर्जी होता है, एनर्जी का जो मूवमेंट होता है वो सिंगल डायरेक्शन होता है। यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं उसको, एनर्जी का यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, फ्रॉम नॉन लिविंग रिसोर्सेज, क्लाइमेट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड आर एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डेट्रिटस इन फूड चेन। डेट्रिटस को इसमें कौन जो है वो डिस्क्राइब करता है? डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है? अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया हो डेट्रिटस वर्ड्स, तो फूड चेन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लांट से। प्लांट्स जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली वहाँ पे दिया हो डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस का मतलब क्या होता है? कि जो फूड चेन हो रहा है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से आपका फूड चेन स्टार्ट हो रहा है, तो इस फूड चेन को हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। और देखते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। नहीं, वो जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और ये प्लांट्स के द्वारा होते हैं। प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो अपना जो खाना जो है वो खुद बनाते हैं। दे कन्वर्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। अगर बात किया जाए डेट्रिटस फूड चेन की, तो वहाँ पे वो क्या कन्वर्ट करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, और उनका फूड चेन वहाँ से स्टार्ट होता है, और इसलिए इसको डेट्रिटल फूड चेन भी कहते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू कंज्यूमर फॉर देयर फंक्शनिंग। नहीं, ये जो है स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो वो कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं करते हैं एनर्जी को। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन क्या है? डेट्रिटस फूड चेन जो होता है वो वैसा फूड चेन होता है जो स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो डिकम्पोज करता है डिकम्पोज होता है किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज होता है। तो याद रखेंगे कि अगर बात किया जाए कि जो डेट्रिटस फूड चेन है वो किसके द्वारा स्टार्ट होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा स्टार्ट होता है, जो क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, दिस डेट्रीवर्स आर लेटर ईटन बाय द प्रीडेटर्स। और ये किसके द्वारा ईट किया जाता है? प्रीडेटर्स के द्वारा ईट कर लिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड इज द ऑटोट्रॉप्स आर लोकेटेड एट द बॉटम मोस्ट ट्रॉपिक लेवल। द थर्ड इज द इकोसिस्टम हैज द हाइएस्ट कैपेसिटी टू सपोर्ट द ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल। एंड द फोर्थ इज द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हाइएस्ट ट्रॉपिक लेवल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 10% जैसे आपको पता है प्राइमरी प्रोड्यूसर देन प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आता है यहाँ पे तो यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर कहाँ से एनर्जी प्राप्त करती है? डायरेक्ट सनलाइट से। ठीक है,
सन से प्राप्त करते हैं। तो सनलाइट से जो एनर्जी प्राप्त होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर को, उसका 10% जो एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर को। प्राइमरी कंज्यूमर को जो भी हर्बीवोर्स होते हैं उनको 10% एनर्जी प्राप्त होता है। और उसके बाद जो प्राइमरी हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं और हर्बीवोर्स जिनको कहा जाता है, हर्बीवोर्स जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर, मतलब जो प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स नहीं खाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, अगर जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर, तो यानी जो कार्निवर्स होते हैं, और कार्निवर्स जो होते हैं उनके ऊपर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो फिर प्राइमरी कंज्यूमर का 10% होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 10% रूल होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, ऑटोट्रॉप्स आर लोकेटेड एट द बॉटम मोस्ट ट्रॉपिक लेवल। ये भी बिल्कुल सही बात है कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो बॉटम मोस्ट ट्रॉपिक लेवल पे लोकेट होते हैं। उसके बाद होता है आपका हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट है द इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी टू सपोर्ट द ऑर्गेनिजम्स एट द हायर ट्रॉपिक लेवल। इकोसिस्टम जो होता है वो उसके हाईएस्ट कैपेसिटी नहीं होती है हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल को। हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है, जो सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, जबकि लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे आपको प्रोड्यूसर्स होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। और प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो इकोसिस्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि वो अपना खाना इकोसिस्टम की हेल्प से ही बनाते हैं। वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ देखिए, द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हाईएस्ट ट्रॉपिक। बिल्कुल सही बात है ना, कि मान जाइए जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर है, तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो किससे प्राप्त कर रहे हैं एनर्जी, सन से। तो सन से अगर मान लीजिए 100 एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, 1000 एनर्जी अगर प्राप्त कर रहा है तो 1000, तो जो ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा ये इसका 10%, 1000 का 10% कितना होगा, 100 ही एनर्जी प्राप्त करेगा। और 100 का जो 10% होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी 10% जो एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर, और टर्सरी कंज्यूमर का एनर्जी कितना प्राप्त होगा, ओनली 1%। ठीक है, तो जो लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर होता है हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल को। ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा कौन सा रॉन्ग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा रॉन्ग आंसर। यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल हैज़ द हाईएस्ट स्पीसीज पॉपुलेशन एंड दिस पोजेस हाईएस्ट कैरिंग कैपेसिटी। हाईएस्ट कैरिंग कैपेसिटी आपको कहाँ पे देखने मिला, लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट अगर देखें, सेप्रोफाइट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग फूड चेन। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेप्रोफाइट्स आर ऑर्गेनिज्म हु फीड एंड लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सी है, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ थ्रू डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, एंड डी इज द ऑल ऑफ द एबव। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेप्रोफाइट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग फूड चेन। और एक्चुअली सही बात है कि सेप्रोफाइट जो होते हैं फूड चेन के पार्ट नहीं होते हैं, वो डिट्रिटिस फूड चेन के पार्ट होते हैं। ठीक है, ग्रेन फूड चेन का पार्ट नहीं होते हैं। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, तो वो फीड करते हैं लाइव ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ थ्रू द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सेप्रोफाइट्स की अगर बात किया जाए तो वो ग्रोइंग फूड चेन का पार्ट नहीं होते हैं, वो फीड करते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसके ऊपर, और ऑब्टेन करते हैं अपना न्यूट्रिशन को डेड मटेरियल्स को, और ये इससे स्टार्ट होता है डिट्रिटल फूड चेन को। ठीक है, तो वो पार्ट किसके होते हैं, सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो पार्ट होते हैं डिट्रिटल फूड चेन का, और ये फीड करते हैं, और इनका जो लिविंग सिस्टम होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे होता है। सेप्रोफाइट्स कैनॉट मेक देयर ओन फूड। बिल्कुल, ये अपना फूड जो होता है वो डायरेक्टली नहीं बनाते हैं। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फ्लोरा होते हैं, माइक्रो एल्गी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये जो होते हैं वो अपना फूड्स खुद से बनाते हैं। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन
for their growth through dead organic matter. Saprophytes have no leaves, stem, roots. They produce spores, cannot form फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. मशरूम, मोल्ड्स, फंजाई आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोफाइट्स. तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं कि मशरूम क्या सेप्रोफाइट्स होता है. आपको लगेगा कि मशरूम जो होता है वो सेप्रोफाइट्स होता है, लेकिन मशरूम आपको लगेगा कि मशरूम जो होता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है यानी ऑटोट्रॉफ होता है, लेकिन नहीं. मशरूम जो होता है वो ऑटोट्रॉफ नहीं होता है, ठीक है, वो सेप्रोफाइट्स होता है. मोल्ड्स और फंजाई ये भी सेप्रोफाइट्स होते हैं. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम 8 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे. थैंक यू सो मच.